हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.29 तक कवर कर लिया था। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं, दैट इज़ 1.3। सो ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गोस लॉ। तो देखिए आपको गोस लॉ का यूज़ किए बिना आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक थिन वायर है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है लैम्डा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। लास्ट टाइम हमने गोस लॉ का यूज़ करके इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, बट यहाँ पर हमें गोस लॉ का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमने बेसिकली इसको ड्राइव करना है। तो देखिए इसको ड्राइव करते हैं। सो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई जो ए बी है ये हमारा एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। और ये जो वायर है इस वायर के यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, और इस सी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है बी। इस बी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी एक्स, ठीक है। एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एक्स यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ। सो कंसिडर ए थिन वायर ए बी ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक छोटा सा वायर छोटा सा ही एक बहुत ही थिन पतला सा हम वायर कंसिडर कर लेते हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी सी दैट इज इक्वल्स टू आर फ्रॉम द वायर। और यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर के पर पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि वायर के परपेंडिकुलर है। इसके लिए हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो डी एक्स है ओ पॉइंट के ऊपर है और ओ सी की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप ओपी जो है ये वाली जो लेंथ है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये आएगी आपके पास √x² + r², ओके। अच्छा, अब अगर हम चार्ज की बात करें कि भाई इस वायर पर कितना चार्ज है, तो इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज इट्स यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो डी एक्स जो है ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कितना चार्ज होगा, बेसिकली चार्ज यहाँ पर हो जाएगा Q = लैम्डा × dx, ठीक है। सो इस लेंथ एलिमेंट पर कितना चार्ज हो जाएगा, इस पर चार्ज हो गया लैम्डा × dx। चार्ज = लीनियर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो यहाँ पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट डी एक्स। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q / r²। सो यहाँ पर इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं कितनी है डी ई। और सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी यहाँ पर आउटवर्ड, ठीक है। सो आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई यहाँ पर डी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और डी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q / r²। वहाँ पर r जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। सो ये डिस्टेंस जो है दैट इज √x² + r²। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा x² + r², स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो डी ई इज 1/4πε0 लैम्डा × dx डिवाइडेड बाय x² + r²। यहाँ पर मैंने q की वैल्यू को पुट कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, q = लैम्डा × dx, ओके। अब देखिए भाई अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पूरे वायर के कारण, ठीक है। इस पूरे वायर पे जो चार्ज है उसके कारण हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा डी है इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको दो कंपोनेंट में हम रिजोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाई ये जो एंगल है, ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है तो भाई इसके अलोंग जो थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा डी ई कोस थीटा। और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो होता है डी ई साइन थीटा। तो हमने दोनों कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए। ये कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा एंड दिस इज डी ई कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके अपोजिट भाई एक लेंथ एलिमेंट होगा इतनी ही डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है। तो ये जो लेंथ एलिमेंट है ये हम मान लेते हैं फिर से भाई dx है, या आप dx' मान लेते हो, ठीक है। उतना ही लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं dx। सो इस लेंथ एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी होगी। अब इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे। सो एक तो हो गया डी साइन थीटा और एक हो गया डी कोस थीटा। अब ये कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम निकाल सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी हो जाएगी डी ई कोस थीटा, ठीक है। या आप देख सकते हो समेशन डी ई कोस थीटा इसको।
सो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और बाकी जो इसके पैरेलल कंपोनेंट है वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डी ई डैश इज इक्वल्स टू डी की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन दोनों की यहाँ पर हम वैल्यूज निकालते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल OCP, बाय यूजिंग ट्रायंगल OCP। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके देखिए हम यहाँ पर टेन थीटा की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो एक्स डिवाइडेड बाय आर। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट एक्स इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा एंड इफ वी डेरिवेटेड देन एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा डी एक्स, आर टेन थीटा का डेरिवेशन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का हो गया टी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इज भाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है ये हमारे पास बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास आर टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 and 4 इन इक्वेशन 1। अब देखिए जो डी एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है जो हमने वैल्यूज निकाली है उसको हम इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। सो इन दिस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम। सो डी ई डैश हो गया 1/4πε0 और ये वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी, डी एक्स की जगह हमने पुट कर दिया आर सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में कोस थीटा और जो लैम्डा था वो ऐसे के ऐसे ही है एज इट इज। ठीक है, इसको हम जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट और एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1/4πε0 लैम्डा कोस थीटा इंटू डी थीटा, लैम्डा कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण। ठीक है, डी एक्स लेंथ एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाई अब अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सो इट हैज इनफाइनाइटली लेंथ, तो उस केस में जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो थीटा है इस थीटा की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -π/2 to π/2। ठीक है, अगर हमारा वायर जो है ये अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है भाई, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट पर है। ठीक है, जैसे अगर हमारा लेंथ एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है, तो ये एंगल भाई थीटा यहाँ पर होगा, इतना होगा, और बढ़ेगा वायर तो इतना हो जाएगा, और बढ़ेगा वायर तो जितनी यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जाएगी ये बेसिकली ये जो एंगल है ये यहाँ पर ऑलमोस्ट π/2 का हो जाएगा अगर ये वायर यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। सिमिलरली इस केस में भी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। सो यहाँ पर हमने इंटीग्रेट कर दिया -π/2 to π/2 1/4πε0 लैम्डा कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पर λ/4πε0 इंटू आर जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो साइन थीटा इंटू डी थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया साइन थीटा। ठीक है, सो कोस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया साइन थीटा, लिमिट -π/2 to π/2 लिमिट पुट कर देते हैं। सो साइन π/2 माइनस साइन -π/2। ठीक है, अच्छा फिर साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन -π/2 हो गया माइनस साइन π/2, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। सो साइन π/2 प्लस साइन π/2, सो साइन π/2 हो गया हमारा 1 और ये भी इसकी वैल्यू 1, सो 1 + 1 हमारा हो जाएगा 2। सो 2 लैम्डा 4πε0 r, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर, और ये हमारा बच गया लैम्डा डिवाइडेड बाय 2ε0 इंटू आर। सो ई डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2ε0 इंटू आर, और ये बेसिकली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लेंथ वायर। ओके, सो देखिए एक बार फिर से देखिए, सिंपल है बिल्कुल। हमने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है। ठीक है, इस लेंथ एलिमेंट के कारण हमने इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसके कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे। सो डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, फिर साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके अपोजिट लेंथ एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेगी डी कोस थीटा। डी जो है वो हमने निकाला, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। फिर हम डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो डी एक्स के लिए हम यहाँ पर भाई इस ट्रायंगल से निकालेंगे, राइट एंगल से निकालेंगे। सो यहाँ पर x डिवाइडेड बाय आर टेन थीटा, सो यहाँ से x हो जाएगा आर टेन थीटा, डी एक्स आर सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉमन आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। इन वैल्यूज़ को जो हमने निकाली एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और डी एक्स की, इसको हम हमारी इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगी डी ई। फिर इस डी ई को हम इंटीग्रेट कर देंगे -π/2 टू π/2 अगर हमारा लेंथ जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, और अगर इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है तो वापस वही है थीटा जो भी आपका एंगल होगा यहाँ पर उतने एंगल से यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.31। It is believed that proton and neutron, which constitute nuclei of an ordinary matter, are themselves pulled up of a more elementary unit called quark। कि भाई जैसे कि आप समझते हो कि भाई जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि हमारे न्यूक्लियस को बनाते हैं, एक ऑर्डिनरी मैटर के न्यूक्लियस को बनाते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बने होते हैं और छोटे पार्टिकल से और एलिमेंट्री पार्टिकल से, जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। ठीक है, सो मतलब हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। सो ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क ईच। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं, यहाँ पर 3 क्वार्क्स होते हैं, 3 क्वार्क्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क, ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वार्क्स है। सो दे आर कॉल्ड अप क्वार्क डिनोटेड बाय यू, ठीक है, जिन पर चार्ज होता है +2/3 ई, एंड डाउन क्वार्क जिनके पास चार्ज होता है -1/3 ई। टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन बुल्ड अप द ऑर्डिनरी मैटर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर, ये जो क्वार्क्स है इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ये ऑर्डिनरी मैटर बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली एक एटम का निर्माण करते हैं। सो क्वार्क्स ऑफ अदर टाइप have also been found which give rise to different unusual variations of matter and suggest the possible quarks constitution of a proton and a neutron। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बेसिकली कंपोजिशन बतानी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, कि क्वार्क्स कंपोजिशन कैसी है, कि कौन कौन से क्वार्क्स है उसके अंदर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि भाई जो जनरली जो आप जानते हो कि आपका जो एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर जो है वो अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनरी हमारा मैटर है एटम से मिलके बना होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये बेसिकली क्वार्क से मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्वार्क से मिलके बने होते हैं, और 2 तरह के क्वार्क्स यहाँ पर बताए, एक तो यहाँ पर अप क्वार्क यू और एक डाउन क्वार्क डी। ठीक है, जो अप क्वार्क होता है उस पर जो चार्ज होता है दैट इज 2/3 ई, 2/3 ई होता है, और डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है 1/3 ई, डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -1/3 ई। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई जो प्रोटॉन है वो कितने उसमें कितने अप क्वार्क है, कितने डाउन क्वार्क है। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन है उसमें कितने अप क्वार्क है और कितने डाउन क्वार्क है। ठीक है, तो एक तो देखो आप इसको सिंपली कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अपना माइंड यूज करके आप सिंपली इसको कर सकते हो कि भाई जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज यहाँ पर होता है 1। ठीक है, +1 चार्ज होता है, तो +1 चार्ज होता है। +1 चार्ज करने होने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर प्लस ई चार्ज होता है, सॉरी +1 नहीं, प्लस ई चार्ज। ठीक है, दैट इज प्लस ई यहाँ पर हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस ई चार्ज यहाँ पर होता है। तो एक क्वार्क के पास है 2/3 ई चार्ज और एक डाउन क्वार्क के पास है -2/3 ई चार्ज। तो यहाँ पर इसके लिए आपको कि +2 ई चार्ज हो, तो उसके लिए देखिए आप अगर एक अप क्वार्क ले लेते हैं जिस पर चार्ज है 2/3 ई, एक दूसरा अप क्वार्क ले लेते हैं जिस पर चार्ज है 2/3 ई, और एक डाउन क्वार्क ले लेते हैं जिस पर चार्ज है -1/3 ई। तो यहाँ पर इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 + 2 4 -1 3, सो 3/3 ई और प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, E = प्लस ई। तो मतलब ये आपकी कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब क्या है कि 2 अप क्वार्क, ठीक है, 2 अप क्वार्क और प्लस एक डाउन क्वार्क जो है वो मिलकर आपका एक बेसिकली प्रोटॉन बनाएंगे। तो प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं, 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन के केस में अगर आप एक अप क्वार्क लो और 2 डाउन क्वार्क लो, तो फिर देखो आप, तो अप क्वार्क है 2/3 ई, डाउन क्वार्क है तो -1/3 ई, दूसरे डाउन क्वार्क के लिए -1/3 ई, और नेट कितना होना चाहिए, नेट 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है। ठीक है, सो इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0।
ठीक है। सो दोनों साइड 0 आ गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब जो आपका न्यूट्रॉन है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है, ठीक है। तो या तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर भी आप इसको थोड़ा कंसिडर करके एक अच्छे वे से कर सकते हैं। सो देखिए क्या है इसके लिए। सो दिस इज 1.31। सो इन ए प्रोटोन लेट देयर आर एन अप क्वार्क्स। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक जो हमारा प्रोटोन है, प्रोटोन के केस में हम करते हैं कि मान लो उसके अंदर एन अप क्वार्क्स है, ठीक है। अब टोटल कितने क्वार्क्स होंगे, टोटल क्वेश्चन में दिए हुए इसके अंदर 3 क्वार्क्स होंगे, तो मान लेते हैं टोटल एन अप क्वार्क है। तो भाई डाउन क्वार्क कितने बच गए, टोटल जब 3 है तो मतलब 3 माइनस एन, तो ये हो गए नंबर ऑफ डाउन क्वार्क। अब टोटल चार्ज होता है जो प्रोटोन पर वो होता है प्लस ई, ठीक है। तो मतलब ये जो क्वार्क है और जो डाउन क्वार्क है, इनका जो चार्ज होगा टोटल वो किसके बराबर होगा, वो ई प्लस ई के बराबर होगा, ठीक है। तो एन अप क्वार्क है, तो एन अप क्वार्क है, एक अप क्वार्क पर चार्ज होता है 2/3 ई, एन अप क्वार्क पर चार्ज हो जाएगा 2/3 ई मल्टीप्लाई बाय एन। डाउन क्वार्क हो गए 3 माइनस एन, ठीक है। एक डाउन क्वार्क पर चार्ज हो गया -1/3 ई, और 3 माइनस एन डाउन क्वार्क पर चार्ज हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एन। इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर 2/3 ई एन माइनस यहाँ पर ये हो गया माइनस ई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस एन ई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू ई। सो 2/3 ई एन, ई से ई यहाँ पर हमारा ये ई जो है उधर जाकर प्लस हो गया, सो 2 ई, और इसको हम सोल्व करेंगे। सो ये हमें मिलेगा ई एन 2/3 प्लस 1/3, सो दिस विल बी 1 एंड n इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारी जो n है, n की वैल्यू आ गई 2, और n हमने माने थे हमारे पास कितने क्वार्क्स है, हमारे पास हमने n माने थे हमारे पास 2 अप क्वार्क है यहाँ पर, सॉरी n जो है वो अप क्वार्क थे, और n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, मतलब कितने अप क्वार्क हो गए, 2 अप क्वार्क। तो डाउन क्वार्क जो थे वो 3 माइनस n थे, सो 3 माइनस 2, n की वैल्यू 2 आ गई, सो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ अप क्वार्क्स एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, डाउन क्वार्क आ गए 1, तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, सो 2 अप क्वार्क यू यू और एक डाउन क्वार्क टी, तो यू यू डी, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ क्वार्क इनसाइड द प्रोटोन, ओके। तो एक जो प्रोटोन होता है उसके अंदर 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। वहीं बात करिए अगर हम न्यूट्रॉन की, तो उसके केस में भी हम सिमिलरली निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं न्यूट्रॉन के अंदर भी n अप क्वार्क है और 3 माइनस n डाउन क्वार्क है, क्योंकि टोटल यहाँ पर n है। अब देखिए भाई यहाँ पर अप क्वार्क पर चार्ज कितना होगा, एक अप क्वार्क पर चार्ज होता है 2/3 ई, तो n पर कितना हो जाएगा 2/3 ई मल्टीप्लाई बाय n। सिमिलरली एक डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -1/3 ई, सो 3 माइनस n डाउन क्वार्क्स पर चार्ज हो गया -1/3 ई मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस n, और टोटल चार्ज हमारा 0 होना है क्योंकि न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। इसको हम मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, और यहाँ से हमारे जो n है, n की वैल्यू हमें मिल जाती है 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब टोटल अप क्वार्क कितने हो गए, टोटल अप क्वार्क यहाँ पर हो गए 1, और टोटल डाउन क्वार्क हो गए 3 माइनस n, दैट इज 3 माइनस 1 2। तो मतलब एक न्यूट्रॉन के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक जो है यहाँ पर अप क्वार्क होते हैं और 2 डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। सो द कंपोजिशन इज UDT, 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स, ठीक है। तो हमारा जो न्यूट्रॉन है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, जबकि हमारा जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज 1.32, कंसिडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं, ठीक है, जो कि कुछ चार्जेस के कारण बनेगी। ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ए नल पॉइंट। अब एक बहुत ही छोटा, ठीक है, स्मॉल टेस्ट चार्ज है जो कि बेसिकली रखा हुआ है, ठीक है, एट ए नल पॉइंट, एक नल पॉइंट पर, वेयर ई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, उस कॉन्फ़िगरेशन की 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर, एंड शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल। और आपको बताना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, इन कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो इक्विलिब्रियम है टेस्ट चार्ज का वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से है कुछ कि भाई हमारे पास यहाँ पर कुछ चार्जेस है, ठीक है, सपोज ये हमारे पास कुछ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, कुछ रैंडम कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर Q4, Q5, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास चार्जेस है, और
इन चार्जेस के कारण यहाँ पर कहीं नल पॉइंट है, सपोज दिस इज नल पॉइंट, ठीक है। तो इस नल पॉइंट के ऊपर क्या है, इस नल पॉइंट के ऊपर यदि हम एक छोटे से स्मॉल टेस्ट चार्ज को यदि यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है, इफ ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट नल पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नल पॉइंट पर, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज Q0 को रखो तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, नेट फोर्स यहाँ पर होगा जीरो, और नेट फोर्स जीरो है मतलब ये मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आपको पता है F=QE, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो हो गया, कोई फोर्स नहीं होगा, मतलब ये मूव नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में तो होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन आपको बताना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जैसे सिंपल ये मेरे पास एक यहाँ पर एक सेल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जैसे ये इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण ये इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, फिर ये अपने वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और इसको छोड़ता हूँ, मतलब जैसे ही मैं अगर इसको पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा, ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर भी उठाऊंगा तो वापस वो अपने उसी कॉन्फिगरेशन में वापस आ जाएगा। तो ये है बेसिकली एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि अगर मैं इसको इस तरह से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्लाइटली भी अपनी पोजीशन से हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, ये जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन पर वापस नहीं आएगा, ठीक है। और ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कैसी इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं हल्का सा इसको यहाँ पर हिला देता हूँ तो ये अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक सो इक्विलिब्रियम के लिए देखिए क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ तो जो ग्रेविटी का फोर्स है वो वापस इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के इक्विलिब्रियम है, तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करता हूँ और वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाता है, देन दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं उसको पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ और वो वापस नहीं आता है, देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिमिलर केस यहाँ पर है, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन हो सकता है स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूंगा, सपोज मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो क्या होगा कि जैसे मैं इसको इधर मूव करूंगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर इधर एक्ट करेगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और F=QE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। तो मतलब इस डायरेक्शन में आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। मतलब मैं इसको जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करके लेके जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है एक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्ड एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक इनवर्ड फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, एक इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा। सो देयर इज नेट इनवर्ड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस, ठीक है, एक अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। और अगर यहाँ पर मैं अगर एक क्लोज सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक क्लोज सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम एक गोज लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। और गोज लॉ क्या बोलता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये हमारा गोज लॉ है कि जो फ्लक्स है वो Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, कि चार्ज जो अंदर चार्ज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर कोई चार्ज है नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। बट जैसे ही मैं इसको इधर मूव करता हूँ तो फ्लक्स यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ इसको अंदर वापस उसी पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेगी। तो मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर कुछ फ्लक्स है, ठीक है। तो मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर ये जो है ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, कि अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दो तरह के इक्विलिब्रियम होता है। अगर मैं इसको स्लाइटली अगर इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ और ये वापस फिर उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा और ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन पर वापस नहीं आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मैं यहाँ पर फोर्स इसको मूव करके इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, उधर फोर्स लगेगा, ठीक है, और इधर फोर्स लगेगा मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर कुछ फ्लक्स होगा, इनवर्ड फ्लक्स होगा, ठीक है। और ये अगर कुछ फ्लक्स है तो अगर मैं क्लोज सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ, गोस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम नेट फ्लक्स जो इनवर्ड फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब फ्लक्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और अगर हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम मानते हैं तो अंदर कुछ फ्लक्स आता है, इसका मतलब क्या है कि गोस लॉ इज ट्रू एंड आवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग
and the equilibrium is not a stable equilibrium but it is an unstable equilibrium. So it is not the condition of stable equilibrium, it is unstable equilibrium. To prove that, suppose the equilibrium of test charge is stable. सबसे पहले माना हमारा जो equilibrium है वो stable equilibrium है. So the test charge is displaced from null point. तो जब हम उसको null point से displace करेंगे किसी भी डायरेक्शन में तो इट मस्ट एक्सपीरियंस ए रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द नल पॉइंट. तो नल पॉइंट पर तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए एंड इट मीन्स दैट अगर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो कुछ नेट इनवर्ड फ्लक्स भी हो जाएगा. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस अराउंड द नल पॉइंट. अगर नल पॉइंट के अराउंड अगर हम क्लोज सरफेस कंसिडर करें तो सरफेस में कुछ नेट इनवर्ड फ्लक्स होगा. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है थ्रू द सरफेस एनक्लोजिंग एनी चार्ज, ठीक है, नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज मस्ट बी जीरो, कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स होना चाहिए जीरो, और यहाँ पर फ्लक्स हमारा जीरो नहीं आ रहा है. सो मतलब हमारा जो कंसिडरेशन रॉन्ग है एंड इक्विलिब्रियम इज कैन नॉट बी स्टेबल. इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता. दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. सो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर बी पार्ट है. इसमें बताया गया है दैट वेरीफाई दिस लॉ फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्ज. की इसी लॉ को आप वेरीफाई करो एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज के सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. दोनों चार्जेस का यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है. ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर रखे हुए हैं. तो इस केस में यहाँ पर आपको जो है भाई सिंपल जो है इसको वेरीफाई करना है. सो देखिए इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं. सो इसके लिए देखिए हम मान लेते हैं भाई हमारे पास दो चार्ज है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है और सेम साइन है. सो क्यू दो चार्ज हमारे पास. ठीक है, अब जो इनका लाइन ज्वाइनिंग जो पॉइंट होगा, ठीक है, तो बेसिकली जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँ, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर नल पॉइंट होगा, क्योंकि जितना यहाँ पर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, एफ फोर्स, उतना ही ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है बेसिकली बराबर होने वाले हैं. तो ये बेसिकली दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, और जो क्यू नोट है वो यहीं पर रहेगा. यहाँ पर बेसिकली नल पॉइंट है तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा. तो हमको यही बताना है कि ये जो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी वो ट्रू थी और ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है. तो इसके लिए देखिए कि भाई सपोज अगर हम टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, सपोज मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता हूँ, तो अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूँगा तो क्या होगा कि भाई जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा टेस्ट चार्ज को, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हुई है तो यहाँ पर फोर्स बढ़ जाएगा. तो ये इधर से ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इधर से और इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है तो इसका जो फोर्स है वो कुछ कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से फोर्स जो है वो कम हो गया. जो ये वाला फोर्स है F1 फोर्स जो है वो कम हो गया और F2 फोर्स जो है वो ज़्यादा हो गया. तो मतलब ये इसको इधर से धक्का मारेगा और ये वापस से अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा नल पॉइंट पर. तो रिस्टोरिंग फोर्स लगा और वापस से नल पॉइंट पर आ गया. सिमिलरली अगर मैं इसको इधर मूव करता हूँ तो ये वाला फिर इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा और वापस ही अपने नल पॉइंट पर आ जाएगा. मतलब अभी तक तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है. लेकिन अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ इधर इस टेस्ट चार्ज को, तो क्या होगा उस केस में देखिए. तो अगर मैं इसको मूव करके इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और दोनों के कारण नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा. तो ये आगे की तरफ मूव करेगा यहाँ पर. ठीक है, और वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा. और अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आया मतलब हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आया. मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. ओके, ठीक है, तो भाई चार्जेस की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके कारण किसी भी तरह से हम जो इक्विलिब्रियम है उसको स्टेबल नहीं बना सकते. ये बेसिकली एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. ठीक है, सो दोनों ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. सो द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज अ नल पॉइंट. मिडल पॉइंट नल पॉइंट होगा. एंड व्हेन वी डिस्प्लेस ए टेस्ट चार्ज स्लाइटली अलोंग ए लाइन, तो उस लाइन के अलोंग अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, टेंड्स टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज बैक टू द सेंटर, वापस उसको सेंटर में लाता है. एंड बट व्हेन वी डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज स्लाइटली अलोंग नॉर्मल टू द लाइन, अगर लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम उसको डिस्प्लेस करेंगे, द नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज टेक इट फर्दर अवे फ्रॉम द नल पॉइंट. तो जो नेट बेसिकली चार्ज है वो इसको अपनी पोजीशन से फर्दर अवे लेके जाएगा और दूर ले जाएगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके नहीं आएगा. तो मतलब क्या हुआ, द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, now move forward to the last question. Question number 1.33. So यहाँ पर देखिए, a particle of mass m
and charge minus q enter a region between the two charged plate initially along x-axis with speed vx। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और जिसका चार्ज है q, और वो एक सर्टेन रीजन में एंटर करता है, ठीक है, जहाँ पर दो चार्ज प्लेट रखी हुई है इनिशियली मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद स्पीड vx, और vx की स्पीड से वो मूव करता है। तो सपोज भाई ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है और ये x के अलोंग यहाँ पर मूव करता हुआ आ रहा है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दिस इज पॉजिटिव प्लेट और दिस इज नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों प्लेट के कारण इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मूव करेगा अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड vx, तो vx स्पीड के साथ ये यहाँ पर मूव करेगा vx स्पीड के साथ अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड लाइक पार्टिकल 1 इन फिगर 1.33, जैसे कि पीछे जो फिगर में यहाँ पर दिया हुआ था। एंड द लेंथ ऑफ प्लेट इज l, ये जो प्लेट है इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर, ये लेंथ हमको l दी हुई है। एंड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट, ठीक है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज दिस। तो यहाँ पर इसका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, ठीक है, कि जब ये मूव करेगा तो भाई देखिए क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और ये जो है हमारा नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो ये ऐसे मूव करते हुए इधर जाएगा, ठीक है, और किसी पॉइंट के ऊपर इस प्लेट पर स्ट्राइक करेगा। तो ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। सो दिस मस्ट बी द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमको ड्राइव करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले भाई अगर हम बात करें, अगर इसकी जो वेलोसिटी है y वेलोसिटी अलोंग y, तो वो हो जाएगी यहाँ पर 0, क्योंकि y एक्सिस के नहीं, इसको वेलोसिटी कहाँ मिली है, इसको केवल x एक्सिस के अलोंग मिली है। तो इसकी इन जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस वो हो जाएगी यहाँ पर 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो जाएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज vx, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। सो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये मैंने फिर से एक बार डायग्राम बनाया हुआ उसका। सो ये हमारा डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके जो प्लेट है इसकी लेंथ l है और ये जो एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ये बेसिकली यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल नीचे से यहाँ से मूव करता है और क्या होगा भाई इसके ऊपर नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण ये वाला पाथ कवर करता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए तो जो इनिशियल वेलोसिटी है इन वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गई हमारी 0, वी वाइज 0, ठीक है। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन जो है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास एंड फोर्स इज F इक्वल्स टू क्यू ई, चार्ज हमारा Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाय M। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं हम टाइम टेकन टू क्रॉस द फील्ड। अब इस पार्टिकल को, इस फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये जो पार्टिकल है इस फील्ड को क्रॉस करेगा तो ये जो है बेसिकली x के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस vx और ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी हमारी, बिकॉज भाई इसको कोई चेंज करने वाला है नहीं, सिर्फ वेलोसिटी जो है अलोंग y एक्सिस वो चेंज होगी, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो मतलब ये कांस्टेंट रहे और कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, द टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम यहाँ पर आ गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस जो है l डिस्टेंस इसने मूव करी है विद वेलोसिटी vx, सो यहाँ पर टाइम हो गया l डिवाइडेड बाय vx। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। सो यहाँ पर देखिए s की वैल्यू जो है, ठीक है, हम यहाँ पर बात करें अलोंग y की अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम मान लेते हैं कितनी हमारी y है, सो s इज इक्वल्स टू y, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम y मान लेते हैं एंड uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, तो y के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है uy वो हमारी हो गई यहाँ पर 0, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन हमने निकाला है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, तो एक्सेलरेशन इज क्यू ई डिवाइडेड बाय एम एंड टी इक्वल्स टू टी जो है वो हमारा टाइम हो गया एल डिवाइडेड बाय वी एक्स। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं एस इक्वल्स टू वाई, यू इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बिकम 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड ए
A is QE डिवाइडेड बाय M एंड T is L डिवाइडेड बाय VX, सो इट्स होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट Y इक्वल्स टू QE L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2M इंटू VX का स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्टेंट रिजल्ट दैट वी हैव टू शो। सो दिस इज इट। ओके, और ये जो है बेसिकली सेम केस है जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को जब हम किसी ऊंचाई से फेंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर Vx जो है ये कांस्टेंट होता है और जो Vy है वो एक्सेलरेशन के कारण जो है वो चेंज होता रहता है हर पॉइंट पर। ठीक है, सो दिस इज द केस सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसी का यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है ये हमें दिया हुआ है। सो 1.34 सपोज द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी Vx। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल जो है जो हमने प्रोजेक्ट किया है वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन और जिसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पर दी हुई है दिस। ठीक है, एंड E इज बिटवीन द प्लेट सेपरेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो प्लेट सेपरेशन है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो सेपरेशन है दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, दिस सेपरेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। सो इज 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। सो वेयर द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको बताना है जो प्लेट है इस प्लेट पर किस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्राइक करेगा। तो इसके लिए मान लेते हैं ये यहाँ पर इनिशियली जो है यहाँ से मूव कर रहा है और ऐसे मूव करके जाएगा और किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो वो हमको बताना है कि कितनी डिस्टेंस पर ये स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ पे ये स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर हम L की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो ये हमने ड्राइव किया हुआ है और यहाँ पर हम L की वैल्यू निकालते हैं। सो देखिए इस फॉर्मूले से यहाँ पर हमको Vx जो है वो दिया हुआ है दैट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है। Y दिया हुआ है बेसिकली D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। सो कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 10⁻² मीटर से। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन राइट 0.5 सेंटीमीटर 5 इंटू 10⁻³ मीटर and the Q that is charge on the electron that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and mass of the electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg. So the electron will strike to the upper parts of at its अदर एंड एट L। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली यहाँ पर इस दूसरे एंड पर यहाँ पर स्ट्राइक कराएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई L और ये हमको निकालनी है। तो यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेसिकली। सो y इक्वल्स टू QE L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू VX का स्क्वायर और यहाँ से L जो है वो आ जाएगा √2my डिवाइडेड बाय QE इंटू VX। सो 2m दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। y जो है वो हमने अभी कन्वर्ट किया है। सो 5 इंटू 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय Q that is charge on the electron, so 1.6 into 10⁻⁻19 and multiply by 9.1 into 10⁻² into Vx and Vx is 2 into 10⁻⁶। और हम इसको सोल्व कर लेंगे और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी 1.6 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज इट एंड इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।